नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। देखिए, आज हम जनरल साइंस में फिजिक्स के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं। दैट मीन्स गति एवं गति के नियम से संबंधित आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे अभी आपका रेलवे में एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है और एयरफोर्स नेवी डिफेंस के लिए भी या रीट एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन सारे हेल्पफुल रहेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चनों के पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। 0.01 किलो की खिलौना बस की गति 5 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ चल रही है, तो इसका संवेग कितना होगा। तो बच्चों, हमें इसमें उस खिलौने का द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान कितना दे रखा है? 0.01 केजी मतलब किलोग्राम हो गया, और उसका द्रव्यमान दे रखा है 0.01, और गति मतलब वेग दे रखा है हमें कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा क्या, इसका संवेग पूछा है। क्या पूछा है हमसे? संवेग पूछा है हमसे। तो संवेग कैसे निकालेंगे हम? संवेग के लिए आपने पढ़ा होगा, संवेग P इक्वल टू होता है mv। P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। m कितना है? 0.01, v कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 0.05। कितना हो जाएगा? 0.05। और इसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ पर? मास की, द्रव्यमान की केजी हो गई, और वेग की मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना लास्ट में? 0.05 kg मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन के पास। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास हो गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? आवेग किसके बराबर है? तो बच्चों, आवेग को बोलते हैं इम्पल्स, आई, और ये होता है फोर्स इनटू टाइम। मतलब किसी भी बॉडी है ये आपकी, जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स एफ अप्लाई किया हमने, और कितने टाइम तक लगा के रखा इसको, वो जो मल्टीप्लिकेशन है या इसका जो गुणनफल है एफ इंटू टी का, वो क्या कहलाएगा? आपका आवेग कहलाएगा। इसको बोलते हैं इम्पल्स, आवेग। एक बात और याद रखनी है बच्चों आपको, जो ये जो आवेग होता है, आवेग आपका है ये, इसका जो मात्रक है, आवेग का जो मात्रक होगा, यूनिट होगी इसकी, वो संवेग के समान होगी। क्वेश्चन आ जाए आपको, आवेग का मात्रक किस भौतिक राशि के समान है? तो क्या बताना है हमको? संवेग के समान बताना है। तो संवेग का मात्रक मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, केजी मीटर पर सेकेंड। तो आवेग का भी यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन हो गया है बच्चों, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, एफ इंटू टी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर किसके अनुपातिक होती है? तो बच्चों, आपने गति का दूसरा नियम पढ़ा होगा, गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ। उसमें बताया था, क्या बताया था उसमें, कि किसी भी वस्तु पर जो लगने वाला बल है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दैट मीन्स एफ समानुपाती डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या निकलता है? बल का फॉर्मूला निकलता है। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर है किसके अनुपातिक है? यहाँ पर फोर्स के बराबर है, मतलब बल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका, वस्तु पर लागू शुद्ध बल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? ये वाला। तो सॉरी, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है आपके सामने? ये वाला। तो किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर किसके अनुपातिक होती है?
वस्तु पर लागू शुद्ध बल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। ऑप्शन दे रखे हैं, समान वस्तु पर कार्यरत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न वस्तु पर कार्यरत होते हैं, समान दिशा में कार्यरत होते हैं, या प्रथम और तृतीय दोनों। तो बच्चों आपने पढ़ा हो तो गति का तीसरा नियम होता है, जिसको बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन लॉ, या जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो याद रखना बच्चों, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो विभिन्न वस्तुओं पर लगता है, विभिन्न वस्तुओं पर लगता है। इसमें वस्तुओं का ग्रुप में होना जरूरी है, वस्तु का जोड़े में होना जरूरी है। जैसे अगर एक वस्तु पर क्रिया होगी तो दूसरी वस्तु पर क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी, परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या होगी? विपरीत होगी। उसको बोलेंगे हम क्रिया और प्रतिक्रिया बल। तो बोल सकते हैं हम। तो एक बात और मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपसे पूछे फर्स्ट लॉ जो है गति का, वो क्या बताता है? वो बताता है बल की परिभाषा, बल के बारे में बताता है। पहला नियम गति का, पहला नियम किसके बारे में बताता है? बल के बारे में। और जो दूसरा नियम है वो बल का सूत्र देता है हमें। क्या देता है? बल का परिमाण बोल सकते हैं उसको हम। बल का परिमाण और कितना होता है वो आपने पढ़ा है, F=ma। बल क्या होता है? F=ma। तो पहला नियम क्या बताता है? बल की परिभाषा। दूसरा क्या बताता है? बल का सूत्र। और तीसरा जो नियम है वो आपको बताता है बल की दिशा के बारे में। तीसरा नियम क्या कहता है हमसे? बल की डायरेक्शन शो करता है। आइए बच्चों समझ में, तीनों का नियम का यूज पता चल गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को गतिमान करता है। 50 न्यूटन का बल क्या करता है? आपको गतिमान करता है। ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको, वस्तु पर घर्षण बल 50 न्यूटन से कम हो, वस्तु पर घर्षण बल 50 न्यूटन से अधिक हो, इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना है? वस्तु को गतिमान करना है। मान लो ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर क्या लग रहा है आपका? 50 न्यूटन का बल। तो आपका इसमें क्या होगा? वस्तु को गतिमान करना है हमें, तो इस पर घर्षण बल क्या होगा? यहाँ से कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर घर्षण बल आपका ज़्यादा हो गया तो यहाँ से ये क्या हो नहीं पाएगी? वस्तु गतिशील नहीं हो पाएगी। तो हमें इस पे वस्तु पर घर्षण बल क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वस्तु पर घर्षण बल 50 न्यूटन से कम होगा, तभी वस्तु क्या कर पाएगी? आपकी गति कर पाएगी। और घर्षण बल आपका 3 प्रकार का होता है। जो घर्षण बल है आपका, घर्षण किसी वस्तु पर कितने प्रकार से लगता है? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका स्थैतिक घर्षण। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण। एक होता है गतिक घर्षण और एक होता है आपका लोटनिक घर्षण। तो सबसे ज़्यादा तो अधिकतम होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण, उसके बाद होता है गतिक घर्षण सबसे कम, और सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण। तो सबसे कम लोटनिक, उससे कम गतिक और सबसे ज़्यादा स्थैतिक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नियम जो बल की योग्यता की परिभाषा देता है। दैट मीन्स बल के बारे में हमें कौन सा नियम बताता है। तो बल के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। बल के बारे में पहला नियम बताता है हमें, फर्स्ट लॉ। तो बोल सकते हैं गति, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बताता है? बल की योग्यता के बारे में। और बल के सूत्र के बारे में कौन सा बताता है? सेकंड लॉ। बल के सूत्र के बारे में या परिमाण के बारे में। तो इसमें ऑप्शन 6 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 6 में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्न में से किस में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर है? आपसे बोला गया है कि इसमें से दूरी और विस्थापन, दूरी डिस्टेंस हो गई और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपको इनका मैग्नीट्यूड बराबर करना है।
बराबर कहाँ पर होगा? ऑप्शन, यदि कार सीधी सड़क पर जा रही है, यदि कार वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, पेंडुलम का आगे और पीछे जाना, ऑप्शन डी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो बच्चों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यदि कार सीधी सड़क पर जा रही है। जैसे मान लो ये सड़क हो गई, यहाँ से ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ए से बी की तरफ गई कार, तो दूरी आपकी यही रहेगी और आपका विस्थापन भी क्या रहेगा? यही रहेगा। तो इसमें बोला गया था दूरी और विस्थापन कैसा आना चाहिए? बराबर। तो वस्तु जब सीधी सड़क पर गति करेगी तभी क्या होगा? आपका दूरी और विस्थापन समान आएगा। तो यदि कार सीधी सड़क पर जा रही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। एक बात और सीख लीजिए, जो डिस्टेंस है आपकी, दूरी है, ये आपकी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, जबकि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपकी सदिश राशि है। यहाँ से एक बात और नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पूरा देखना है और अच्छा लगे तो आपको लाइक एंड शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8वां। वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापते हैं? बच्चों मीटर होते हैं अपने पास, जैसे एक क्वेश्चन आया है आपको यहाँ पर ओडोमीटर का, तो ओडोमीटर किसका मेजरमेंट करता है? ओडोमीटर से क्या मापते हैं? तो याद रखना, ओडोमीटर से वाहन की दूरी का मापन किया जाता है। कोई भी वाहन है उसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, तो किस यंत्र के द्वारा करेंगे? ओडोमीटर के द्वारा। और एक आता है स्पीडोमीटर, याद रखना इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। स्पीडोमीटर तो स्पीड को मेजरमेंट करता है, जिसको आप चाल बोल सकते हो। क्वेश्चन आया आपको किसी भी वाहन की चाल को किसके द्वारा मापा जाता है? तो चाल को बच्चों हमें किस में बताना है? स्पीडोमीटर से बताना है। और जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको किससे बताना है? डिस्टेंस को ओडोमीटर से बताना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, और हमें वीडियो पूरा देखना है, लगातार देखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास? साइकिल चलते समय जब हम पैडलिंग करते हैं, करना बंद कर देते हैं, तो साइकिल धीमी क्यों हो जाती है? जैसे आपने देखा होगा, साइकिल पे जब हम पैडल मारते हैं और बंद कर देते हैं तो साइकिल धीरे धीरे क्या हो जाती है? स्लो स्पीड में आ जाती है और लास्ट में बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यह त्वरित नहीं होती, इस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता, या इस पर घर्षण बल कार्य करता है। तो आपको पता होगा बच्चों, टायर और सड़क के मध्य जो साइकिल होती है उसमें क्या करता है? आपका एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण वह क्या करती है? अपनी गति का विरोध करती है और वो साइकिल धीमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घर्षण बल। तो इस पर क्या करता है? घर्षण बल कार्य करता है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन। एक गेंद पकड़ते समय एक स्विंग देने वाला एक छिद्र रक्षक उदाहरण है। आपने देखा होगा, कोई भी कैच पकड़ता है खिलाड़ी तो अपने अपने हाथों को क्या कहाँ पर ले जाता है? वो पीछे की तरफ ले जाता है। तो इसका ये उदाहरण किसका है? जड़त्व का उदाहरण है, संवेग का उदाहरण है, या न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, या न्यूटन की गति का प्रथम नियम है? तो प्यारे बच्चों ये है आपका, इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसमें क्या होता है आपका? F इक्वल टू डी पी अपॉन क्या होगा? डी टी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन होगा समय के साथ में, जिसके कारण उसके हाथों में क्या होगा? बल कम लगेगा। इस कारण से वो अपने हाथों को कहाँ पर लेके जाता है? पीछे की दिशा में लेके जाता है। चलिए, या इस पर हम और बोलें बात, तो इसमें एक संवेग संरक्षण का भी नियम आता है। संवेग संरक्षण का जो नियम है उसमें क्या होगा आपका? उसमें संवेग जो है आपका नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे? जब बल का मान क्या हो आपका? 0, बाह्य बल की अनुपस्थिति में
किसी भी वस्तु पर लगने वाला या किसी वस्तु का संवेग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। इसका एग्जाम्पल आपका रॉकेट की जो गति है, रॉकेट जिस गति से स्पीड मतलब जाता है उसमें क्या होता है, आपका संवेग नियत रहता है। या पिंडों की टक्कर होती है, कॉलिजन ऑफ बॉडीज, तो उसमें भी आपका ये रूल्स फॉलो होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए कहाँ पर, 10 नंबर पर। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समान द्रव्यमान की गेंद रेत पर गिराई जाती है, समान द्रव्यमान की दो गेंद हैं अपने पास, समान द्रव्यमान इनका, तो रेत में प्रवेश की गहराई समान होती है, तो ये दोनों क्या करती हैं, रेत में समान चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है, भारी गेंद हल्की गेंद से तेज जाती है, या भारी गेंद की तुलना में हल्की गेंद तेज जाती है, या mb का गुणनफल गेंद के लिए समान है। तो ऐसा बच्चों तभी संभव है तब दोनों गेंदों का संवेग क्या हो, समान हो। mb का मतलब किससे है, संवेग से, क्योंकि मैंने बताया था आपको संवेग क्या होता है, m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसमें दोनों बॉल के लिए संवेग का समान होना जरूरी है, तभी ऐसा संभव है। तो बोल सकते हैं 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन नंबर राइट होगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु है यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो इसकी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, इसको बोला जाता है वस्तु का विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन। और विस्थापन याद रखना सदिश राशि है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। एक बात और याद रखो, विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, जबकि याद रखना दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी को हमेशा कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो इसमें 13 में क्या हो जाएगा, 12 में क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 13 पे आइए, एक निश्चित क्षण पर किसी पिंड की गति को कहते हैं। कोई भी पॉइंट पर क्या कर रहा है, कोई पिंड गति कर रहा है, तो इसको सीधा सा आंसर राइट हो जाएगा। किसी भी क्षण पर किसी पिंड की गति को बोलते हैं तात्क्षणिक गति। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक गति या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो तात्क्षणिक गति हो जाएगा 13 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 14 पर चलते हैं, इसमें ये 1G, ये 19 लिखा हुआ है, ये नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक से हो गया था। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो याद रखना बच्चों, जो चंद्रमा पर जी का मान है, गुरुत्वाकर्षण का मान है, वो क्या है, पृथ्वी का छठा भाग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का जो जी है उसमें अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो चंद्रमा पर इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना है, छठा भाग है। इसका मतलब है धरातल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का मान घटता जाता है। पृथ्वी पर इसका जो मान है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर जी का मान कितना है, 9.8। जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे, जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। चंद्रमा पर जाके इसका मान कम हो जाता है, कितना, 1/6 रह जाता है। और ऊपर जाते हैं अगर अंतरिक्ष में चले गए तो याद रखना अंतरिक्ष में या उपग्रह में जी का मान 0 होता है। जी का मान क्या होता है, 0। अंतरिक्ष में जी की वैल्यू होती है 0। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है, तो 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटिए। क्या छांटना है आपको, सत्य कथन छांटना है। 2
किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण शून्य होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। किसी क्षण चाल शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य होना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। चाल शून्य होने पर भी इसका वेग अशून्य हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपको बोला गया चाल स्थिर है तो त्वरण अवश्य शून्य होगा। बिल्कुल राइट बात है, फैक्ट बात है। अगर वेग या चाल आपका कांस्टेंट है तो त्वरण आपका शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है आपका? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग आपका अगर कांस्टेंट है तो ए का मान क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 15 का सी ऑप्शन राइट है। 15 का क्या है आपका? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 में। 16 पे देखिए, यदि किसी वस्तु का विस्थापन, 16 पे आइए। 16 क्या कहता है? किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब समानुपाती है बोल सकते हैं इसको। आपका विस्थापन है जो एस मान सकते हैं समानुपाती है समय के वर्ग के, मतलब टी स्क्वायर के। तो बोला गया है कि वस्तु की गति कैसी होगी? एस समानुपाती टी स्क्वायर। तो वस्तु की गति बच्चों याद रखना हमेशा कैसी होगी? इसमें एक समान त्वरण होगा इसका मतलब कैसा होगा? कांस्टेंट ग्राफ, इस आपका लीनियर ग्राफ आएगा इसका। कैसा आएगा? लीनियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? विस्थापन समय के वर्ग के अनुपाती है। अगर केवल सीधा समानुपाती होता तो यहाँ पर एक समान वेग आता। क्या आता? एक समान वेग। और अगर इसमें टी स्क्वायर आ रहा है तो एक समान क्या आएगा? त्वरण आएगा। तो ऑप्शन नंबर 16 का सी राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है आपसे? 17 का, जब एक यात्री चलती रेलगाड़ी में एक सिक्के को ऊपर उछालता है तो सिक्का पीछे गिरता है, तो इसका अर्थ है रेलगाड़ी की गति कैसी है? कोई भी यात्री है, अगर रेलगाड़ी में क्या क्या कर रहा है? एक सिक्के को ऊपर उछालता है और उसके सिक्का पीछे गिर जाता है। अगर उसके हाथों में गिर जाता, सिक्का ऊपर उछाला और हाथों में आ गया, तो उसको बोलते हैं हम एक समान गति। क्या बोलते हैं उसको हम? एक समान गति। पर यहाँ पर सिक्का हाथों में नहीं आया है, उसके सिक्का पीछे की तरफ गिर गया है, इसलिए इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन का मतलब उसमें त्वरण आ गया। इसीलिए इस प्रकार की गति त्वरित गति कहलाएगी। तो रेलगाड़ी की गति कैसी हो गई वहाँ पर? त्वरित। तो 17 का ए नंबर जो ऑप्शन है वो राइट होगा। 17 का ए ऑप्शन राइट होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर कोई भी आपको कमी दिखती है वीडियो में तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार्ड पर रखा सिक्का किसके कारण विराम अवस्था पर बरकरार रहता है? तो आपको बताना है, जैसे कोई आपके पास कार्ड है और इस पर कोई सिक्का रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है इस पर? सिक्का। तो किसके कारण वो रुका हुआ है? ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको इसमें। विराम का जड़त्व, सिक्के पर कार्यरत दो बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, कोई असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करता है, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें क्या होता है? आपका विराम का जड़त्व, सिक्का है उस पर अपना खुद का एक जड़त्व है, इस जड़त्व के कारण क्या है आपका? वो सिक्का रुका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ द्वारा अध्ययन करते हैं। अगर कोई ग्राफ समय और वेग में बना रखा है तो इसके द्वारा किसका निर्धारण करेंगे या किसका अध्ययन होगा इसमें? तो इसमें अध्ययन होगा वेग और समय से कौन सी राशि प्राप्त होती है हमें? त्वरण। कौन सी राशि प्राप्त होती है बच्चों? त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये भी एक सदिश राशि है। त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है।
इसका जो मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो 19 में कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर आप मेरे को बताना कैसा रहा वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? आपने देखा होगा कोई भी साइकिल चला रहा है, कोई मोड़ आ गया तो उस पर क्या करता है, वो झुक जाता है। क्यों? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाएगा, या फिर वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेज़ी से पार कर सके। तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसमें प्यारे बच्चों बी राइट होगा। एग्जैक्ट आंसर जो इसका होगा वी होगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर झुकने के लिए अपना क्या करता है, गुरुत्व केंद्र को आधार बनाना चाहता है अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या लगता है? अभिकेंद्र, जिससे क्या करता है, वो गिरने से बच जाता है। तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। जैसे आपने देखा होगा एक जो मीनार है आपकी सबसे बड़ी बुर्ज खलीफा या टावर है, वो भी इसी कारण रुका हुआ है, बहुत सारे एंगल पर झुका हुआ है, फिर भी वो नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि उसका आधार है ना, उसके गुरुत्व केंद्र से गुजर जाता है, जिसके कारण वह इमारत गिरने से बच जाती है। तो इसी कारण इसका ऑप्शन हम बी ऑप्शन राइट देंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने फिजिक्स के 20 क्वेश्चन लिए थे मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन से। तो प्यारे बच्चों कैसे लगे आपको मेरे को बताना आप, और वीडियो आपने देखा